हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे घटना चक्र, हमारी चली हुई है सीरीज। तो घटना चक्र का छायावाद से संबंधित टॉपिक जो महत्वपूर्ण है देखेंगे, उससे संबंधित उनका कालक्रम और छायावाद से संबंधित उनके कवि। आप सभी को हैप्पी होली और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। अब मई में आपको पेपर है पीजीटी का, और टीजीटी का आपका जून में। यूपी टीजीटी पीजीटी जिनकी 2022 की जो वैकेंसी निकली हुई है, तो भाई अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। छायावाद। छायावाद का समय कब से कब तक माना जाता है? तो छायावाद का समय 1918 से 1900। छायावाद का जो समय विकास हुआ वो किसके बाद हुआ? द्विवेदी युगीन कविता के पश्चात हुआ था। द्विवेदी युग के बाद हमारा क्या आता है? छायावाद। छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी में मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1918 से 1936 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी 1918 ही इस छायावाद का समय मानते हैं। 1918 में ही जयशंकर प्रसाद की जो रचना थी झरना, छायावाद में ही झरना का प्रकाशन हुआ था 1918 में, जयशंकर प्रसाद की जो रचना थी। फिर उसके बाद निराला की कविता जूही की कली, जूही की कली ये छायावादी रचना है। जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। फिर इसके बाद प्रसाद की कामायनी 1935 में 1935 में प्रकाशित हुई, और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई थी। 1936 में किसकी स्थापना हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की। कहाँ पर हुई थी? ये लखनऊ में हुई थी, प्रगतिशील लेखक की स्थापना। तो ये थे छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो राइट आंसर है मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने द्विवेदी युग और छायावाद के बीच, मुकुटधर पांडे ने छायावाद और द्विवेदी युग के बीच एक सेतु के रूप में कार्य किया। यह स्वयं किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने। उन्हें हिंदी में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। तो प्रथम प्रयोक्ता किसने माना? जयशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने हिंदी में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना है? तो किसने माना? जयशंकर प्रसाद ने मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे का जो जन्म हुआ था, मुकुटधर पांडे का जन्म 30 सितंबर 1895 बालपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। बालपुर छत्तीसगढ़। इन्हें 1976 ईस्वी में पद्मश्री से संबंधित पुरस्कार भी दिया गया। इनकी विशेषता थी कि हिंदी में छायावाद नामक निबंध के माध्यम से उन्होंने इस नवीन काव्यधारा की वकालत की थी। इस छायावाद युग के जो हिंदी साहित्य में प्रकृति और रहस्यवाद का इन्होंने समर्थन किया था। किसने? मुकुटधर पांडे ने। तो ये थी मुकुटधर पांडे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1864 से 1941 माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को प्रसिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे के श्री शारदा पत्रिका प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। मुकुटधर पांडे के जो है श्री शारदा पत्रिका को प्रकाशित में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? लेखमाला की। पंडित मुकुटधर पांडे ने सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रतीक को प्रथम छायावाद कविता माना गया है। मुकुटधर पांडे ने सरस्वती में प्रकाशित हुई
कुकरू के प्रति नामक कविता को छायावाद की प्रथम कविता माना है और समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया है। तो छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है? तो कुकरी के प्रति। इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ था। सन 1916 ईस्वी में सबसे पहले कविता संग्रह जो था पूजा के फूल, उसमें का प्रकाशन हुआ और इनकी प्रमुख कृतियां हैं सैलबाला 1916, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदय 1918, मामा 1918। ये सब रचनाएं किसकी है? मुकुटधर पांडे जी की हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे ने। छायावाद युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रवर्तक के रूप में किसे माना गया? तो जयशंकर प्रसाद को। छायावाद युग का प्रवर्तक किसे कहा गया? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 से 1937, मृत्यु पंत जी का 1900 से 1977, निराला जी का है 1899 1969, महादेवी वर्मा का है 1907 से 1987। तो ये थी महत्वपूर्ण तथ्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली 1916 के साथ इस युग के प्रवर्तक महाप्राण निराला जी को मानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी महाप्राण निराला को मानते हैं। छायावाद का काल 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना से 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले और छायावाद की भी यही से शुरुआत मानी जाती है। अतः जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है पल्लव को, लहर को, कामायनी को या झरना को। तो राइट आंसर होगा झरना। झरना का प्रकाशन 1918, लहर का 1933, कामायनी का 1935, पल्लव का 1928। ऑप्शन डी सही। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रगतिवाद में, प्रयोगवाद में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद में रहस्यवाद की विशेषता पाई जाती है। आधुनिक काल की छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं 1916 ईस्वी के आसपास हिंदी के कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था। आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया। छायावाद निम्नलिखित में से विशेषताएं हो सकती है। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता तो द्विवेदी युग की है, तो बचे कौन से? 1, 2, 3। तो राइट आंसर 1, 2, 3। मूर्ति विधान का था, विशेषण प्रिय का और स्वच्छंदता भाववेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के अर्थ निर्धारण के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली माना जिसमें लाक्षणिक, मूर्तिमता, प्रतीक, विधान, विरोध, चमत्कार, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, अनियोक्ति विधान आदि पर बल रहता है। छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी समाविष्ट किया। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया। छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युग की विशेषता है। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो राइट आंसर है छायावाद की, ऑप्शन ए।
छायावाद युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्त गीत गे तथा संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना और लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। भावानुकूल छंद चयन करने में भी उन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय एवं प्रचुर प्रयोग हुआ। भाषा खड़ी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसी लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने का समस्त श्रेय इस युग को ही दिया गया। छायावाद में वक्ता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो राइट आंसर है अभिव्यंजना का। अभिव्यंजना की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंत साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो। यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु की ही होती है। प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। आंसू में प्रसाद की अंतर्भावनाओं की जैसी अभिव्यक्ति हुई, वैसी अन्यंत विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विधता झलकती है। अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है। प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। परंपरा से कटकर हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भावभूमि का निर्माण किया। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद। तो राइट आंसर है छायावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और बोली खड़ी बोली गद्य का विवेचन तथा दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। काव्य खंड में भी दो प्रकरण है, पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। नई धारा के भी तीन उत्थान हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से अभिहित किया। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कैसी है? तो राइट आंसर है खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयिनी बनाने का संदेश देता है। यह रूपक कथा काव्य भी है। इनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली की काव्य गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। सुमित्रा नंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल का समान मानते हैं। श्रद्धा नामक पत्र किस महाकाव्य में है? तो राइट आंसर है कामायनी में। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं ऑप्शन डी मनु। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 8, 10, 15, 12। तो राइट आंसर होगा 15 सर्ग हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1935 ईस्वी में, कहीं कहीं 1936 में मिलता है। ये 15 सर्गों में विभक्त है। चिंता, आशा, श्रद्धा। तो इसकी ट्रिक होगी चियास। ची ची आ आस। ची से चिंता, आ से आशा और से श्रद्धा। फिर है वासना, लज्जा, क्रम। कमल। चियास। फिर इसमें यहाँ पे आएगा काम, वासना, लज्जा। तो इससे होगी कवल। कवल, चियास, कवल। कैसे काम, वैसे वासना, लैसे लज्जा। करम, ईर्ष्या, ईड़ा। तो कैडा, कई ईड़ा। कैसे करम, ई से ईर्ष्या, अड़ा से ईड़ा। फिर है स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, उसके बाद रहस्य और आनंद। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्रा।
स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्रा। तो दर्रा से क्या बनेगा? द से दर्शन, रह से रहस्य और आ से आनंद। तो दर्रा से बनेगा दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इन 4 शब्दों से आप 15 सर्ग याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या हुई हमारी? चियास कवल कैडा, चियास कवल कैडा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद दर्रा। तथा आनंद। कामायनी में स्वयं कामायनी नाम भी कम प्रतीकात्मक है। कर्म सर्ग से पहले कामायनी का प्रयोग नहीं होता। पांडु संस्करण में यज्ञ सर्ग जो बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया, जैसा कि युद्ध का संघर्ष कर दिखाया गया। कामायनी को छायावाद का उपनिषेधक किसने कहा? डॉक्टर नगेन ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान या शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो राइट आंसर होगा शांतिप्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का प्रकाशन 1935। यह छायावादी शैली में लिखा महाकाव्य है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियां लिखी हैं, जिनमें प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धारातल, जीवन यात्रा, परिवारजक की प्रजा, व्रत और विचार, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, स्मृतियां आदि प्रमुख रचनाएं हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नामवर सिंह ने। डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए कहा है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रमश विकास होता, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। डॉक्टर रामविलास तथा डॉक्टर नामवर सिंह आदि आलोचकों ने छायावाद को राष्ट्रीयता तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा, जबकि डॉक्टर नगेंद्र की में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह छायावाद का कथन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये कथन, ध्यान रखने। एक इनके सर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है कामायनी से, प्रकाशन वर्ष, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? तो राइट आंसर है श्रद्धा, जो हृदय का प्रतीक है। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है। प्रसाद जी ने इस गरिमा में नारी को सम्मान देने के लिए ही महाकाव्य का नाम कामायनी रखा। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद तथा शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत गीता है। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक किसे है? तो राइट आंसर है हृदय। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? तो राइट आंसर है प्रेम पथिक को, ऑप्शन ए। छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक 1913 में पहले ब्रजभाषा में लिखी गई, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया। जैसे आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए गए। तो आंसू में कितने छंद जोड़े गए? 64, 64। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, महाराणा का मैथ 1914, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। अब इन्हें हम कैसे याद करें? इन ट्रिक को याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। उनको उनको प्रेम है अयोध्या से।
को प्रेम है किससे? अयोध्या से। तो ऊ को प्रेम है अयोध्या से, ऊ से उर्वशी, वैसे वन मिलन, प्रेम से प्रेम राज्य और अयोध्या से अयोध्या। फिर है शोक बबरू को है कान, शोक बबरू को है कुसुम का। और क्या करता है? शोक होता है कुसुम के लिए, तो फिर उस पर क्या आती है? करुणा होती है। किससे? करुणा के महत्व को झर, उसके आंसू क्या होते हैं? झरझर झरने लगते हैं। तो शोक है बबरू को कुसुम की करुणा पर, महाराणा का महत्व है झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो इस तरह से आप, और आपकी भी कोई ट्रिक हो तो आप भी बना के कमेंट करके भेज दीजिए। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कुसुम, दीप सखा, कामायनी, झरना, कानन कुसुम। अभी हम ये रचना पढ़ के आ रहे हैं, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीप सखा। दीप सखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की रचना है दीप शिखा। महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं हैं? और नंबर 1 निहार, नंबर 2 रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत और यामा। सांध्या गीत यामा। अब इनकी ट्रिक याद करनी है आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से। नीरनी, तो एक शब्द से बनेगा नीरनी, नी से नीरजा, रै से रश्मि और नी से निहार, नी से निहार, रै से रश्मि और नी से नीरजा। नीरनी किसका है? साया, नीरनी का साया किस पर है? दीप सखा पर। तो नीरनी का साया, ट्रिक होगी आपकी नीरनी का साया, नीर नी का साया। नी से निहार, रै से रश्मि, नी से नीरजा, सा से सांध्या गीत और या से यामा। अब इनका प्रकाशन वर्ष है, निहार का है 1930, 1930। निहार का है 1930, रश्मि का है 1932, दो दो प्लस कर दीजिए, रश्मि 1932 और नीरजा का है 1935, इसमें 3 प्लस। सांध्या गीत का है 1936, सांध्या गीत 1936 और यामा का है 1940। नेक्स्ट है, तो इसमें राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 से 1987 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये थी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण, और ये सारी तीनों रचनाएं बाकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं हैं? 22 है, 18 है, 24 या 33? तो राइट आंसर होगा 24। झरना का पहला संस्करण सन 1918 और दूसरा संस्करण 1927 में प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना है, पहला संस्करण और दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ। झरने के तीसरे संस्करण के अंतर्गत जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, झरना
के तीसरे संस्करण के अंतर्गत जो 1934 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक का निवेदन है कि जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य में आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है, उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। किंतु झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है, झरना की उन 24 कविताओं में से उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई नूतन माने नई पद्धति पर निकलती हुई कविताओं में से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आदि से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई, जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन और व्यंजक चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, खोला द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा इत्यादि इन्हीं पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में से है, जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। ये कथन किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी बताते हैं। आंसू है मुक्तक काव्य, अतुकांत, प्रबंध या कोई नहीं? तो राइट आंसर है इनमें कोई नहीं। आंसू एक विरह काव्य के रूप में जाना जाता है। आंसू एक विरह काव्य जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों के याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में 3 प्राय वस्तुओं का उल्लेख हुआ: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिरंभ कुंभ की मदिरा तथा निश्वास मलय के झोंके। ये 3 थे। शारीरिक सौंदर्य, दूसरा है परिरंभ कुंभ की मदिरा, तीसरा है निश्वास मलय के झोंके। जयशंकर प्रसाद की किस की कृतियां किस विकल्प में है? यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देख रही, नीरजा, सांध्या गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये तो सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा की। झरना, लहर, धूस्वामी और स्कंदगुप्त ये है जयशंकर प्रसाद की। परिमल, गीतिका, प्रबंध, पंत तुलसीदास ये निराला की है। पल्लव, गुंजन, युगवानी और ग्राम्य पंत की है। निराला की रचना है। झरना का प्रकाशन 1918, लहर का 1933, धूरस्वामिनी का 1933, और स्कंदगुप्त का 1928। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, धूसवानी, तितली और चारुचंद्र लेख। तो चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ऑप्शन सी। बाकी तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। चारुचंद्र लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्वा, अनामदास का पोथा, कुटच विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क आदि। कानन कुसुम, धुरस्वानी, तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: कबीर नामक कृति पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषक प्राप्त हुआ। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सुर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। विश्व भारती का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो राइट आंसर है आंगन के पार द्वार। किसकी रचना है? अगे की है। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने आगे की रचना है। आगे की अन्य प्रमुख रचनाएं: अरि और करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये पूर्व सुनहरे सेवाल, कितनी नाव में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यलिम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इत्यादि। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य रचना: निहार, रश्मि नीरजा, सांध्या गीत, दीप सखा, सतपर्णा, यामा,
और हिमालय इत्यादि है। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, इसमें कितने गीत संकलित हैं? 47। इंपोर्टेंट है। प्रसाद पंत निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद युग के इन चार महान कवियों को वृत्त चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार चतुष्टय के नाम से कौन जाने जाते हैं? प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी रचना सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किनकी रचना हुई थी सर्वप्रथम चांद पत्रिका में? महादेवी वर्मा की। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शास्त्रीय एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 से 1987 का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। यह आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी। ये एक कुशल चित्रकार भी थी, यानी कि पेंटिंग करना भी इनका शौक था। निहार रश्मि नीरजा के काव्य संग्रह किसके हैं? तो ये है महादेवी वर्मा के। ऑप्शन डी। निहार किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? राइट आंसर है निहार। सप्तपन्ना किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। ऑप्शन सी। कौन सा कवि छायावादी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जायसी। जायसी जो कवि है छायावादी नहीं है। इनमें से कौन से कवि छायावादी नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, पंत जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, मंगल सिंह सुमन नहीं है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर मर्माव्यक्ति की अधिक हुई है? तो महादेवी वर्मा के गीतों में। छायावाद के प्रमुख कवि में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, ज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया। महादेवी वर्मा ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती थी। उन्हें अमरों के लोक की कामना नहीं, वे तो मिटने के अधिकार को ही बनाए रखना चाहती है। अपनी पीड़ा का वर्णन उन्होंने इन शब्दों में किया, अमरता उसमें मानती है मरण त्योहार। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सतह का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंद पंत आगे। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा, छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत आध्यात्म या वर्गत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। कथन इंपोर्टेंट है महादेवी वर्मा का। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया। तो केवल सूक्ष्मतम सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का विरोध किस कवि ने किया? तो महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा का। मैं महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त था। वे जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती तो वहां आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती। जिस प्रकार घटा स्वयं का गला को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती है। वे कहती हैं, दुखवर्ती निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंग संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। हिंदी काव्य के आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा को।
जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य शिरोमणि निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर भी संबोधित किया। तो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर किसने संबोधित किया था? निराला जी ने। किसे? महादेवी वर्मा को। इंपॉर्टेंट है भाई। आधुनिक मीरा किसे कहा गया? तो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी। तेरा वैभव देखूं या जीवन क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो महादेवी वर्मा की। यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक नामक कविता से ली गई है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव है? तो राइट आंसर है कृत्तिवास रामायण का। कृत्तिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की। निराला जी ने इसे कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम, निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष और आत्म बलिदान की कहानी अधिक है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का शाब्दिक प्रभाव? वाल्मीकि रामायण का, कृत्तिवास रामायण का, ऑप्शन बी। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहां पर हुआ? राइट आंसर है कौसानी, अल्मोड़ा में है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1970 ईस्वी में इलाहाबाद, अब प्रयागराज में हुई। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत, बचपन का नाम गोसाई दत्त था। तो सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। पंत जी की अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तर वीणा, चिदम्बरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समाधिता और ग्राम्य इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: सुमित्रा नंदन पंत की कृति लोकायतन प्रबंध काव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लोकायतन पर सोवियत लैंड, नेहरू और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया। युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना सन 1916 में की। गुंजन को उनकी अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जा सकता है। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है पंत। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, तो राइट आंसर है ग्रामीण परिवेश। लोकायतन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी। पंत की पहली रचना है, तो राइट आंसर है गिरजे का घंटा। इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो राइट आंसर है परिमल। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, शेष रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो राइट आंसर है पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन थे? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जी।
सुमित्रा नंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए उन्हें उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मिबंध, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत जी। अपने काव्य के जीवन उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 से 1977 में, इनकी मृत्यु। महादेवी वर्मा का 1907 से 1987, जयशंकर प्रसाद का 1889 1937, आगे का है 1911। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि है, तो यही कथन क्या है? गलत है। भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावादी कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद के प्रमुख कवि। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि तथा प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। अन्य काव्य प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है। यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत कवि जी हुए उन्होंने क्या किया? प्रकृति का मनोरम अति सरल रूप में सरस चित्र प्रस्तुत किया है। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र विद्यमान है, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव दिखाई देता है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत जी की प्रकृति के सुकुमार कवि पल्लव 1928 पंत जी की रचना है, जो लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि माना जाता है? तो राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत को। उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद संधि स्थल का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। किसकी कविताएं? नंबर 1 छायावादी, जिसमें है उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी है युगांत 1936, युगवानी 1939, ग्राम्य 1940। ट्रिक याद करोगे, युग की वाणी ग्राम में है। युग की वाणी ग्राम में है, गांव में है, गांव से ग्राम। तो क्रम भी याद हो जाएगा, युग से युगान, वाणी से युगवानी और ग्राम से ग्राम में। उच्छ्वास की है उग्र, वीणा है पल्लव की गुंजन। उग्र वीणा है पल्लव की गुंजन। उग्र वीणा है पल्लव की गुंजन। तो इनकी ये ट्रिक है याद करने की। अब नेक्स्ट है अंत चेतनावादी, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ। तो इसमें आएगा स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि है युगपथ की, स्वर्ण धूलि है युगपथ की। स्वर्ण से स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि से स्वर्ण धूलि और किसकी है? युग की।
स्वर्ण धूलि है युग की, तो युग पथ 1949 में। तो भाई इस ट्रिक्स के साथ आप अपनी ये रचनाएं याद कर सकते हैं। नव मानवतावादी उत्तरा 1949 ईस्वी में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, अनीमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा। ये सब रचनाएं किसमें? नव मानवतावाद में आती है। उत्तरा को चांद, उत्तरा का जो चांद है वो अनीमा है, जो लोक के चिदम्बरम में है। उत्तरा का चांद, उत्तरा का चांद क्या है? अनीमा। अनीमा है लोक के चिदम्बरम में, लोकायतन से, लोक से लोकायतन। चंद कुंवर बतवली का जीवन काल मंत्र 28 वर्ष का रहा। समीक्षक इन्हें हिंदी का कालिदास भी मानते हैं। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो सांध्या गीत नहीं है। सांध्या गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। पंत की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष का सही गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। लोकायतन, ग्राम्य, युगांत, गुंजन। तो इनका क्रम बताना है। लोकायतन का प्रकाशन है 1964, ग्राम का 1940, युगांत, युग की वाणी, युगांत का है 1936, और गुंजन है 1932। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1932, फिर 1936, फिर 1940 और 1900। पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे भी क्रम दिया गया है। गुंजन 1932, युगांत 1936, ग्राम्य 1940, लोकायतन 1964। निम्नलिखित में से पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो राइट आंसर है पल्लव की। सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव नामक रचना की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेन ने कहा था, पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमि में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रति कितना जागरूक थे, कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो राइट आंसर है पल्लव। बाकी तीनों रचनाएं महाकाव्य के अंतर्गत आती है। पल्लव महाकाव्य नहीं है। यह 1928 ईस्वी में रचित सुमित्रा नंदन पंत का आरंभिक काव्य है, ग्रंथ है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा, महाकाव्य साकेत मैथिली सेनगुप्त द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने कुमायूं में केवल एक कविता लिखी और वह कविता है बुरांस पर। कुमायूं के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांस में कविता देते हुए वहां के जेवरों का वर्णन किया। हिंदी साहित्य के में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है महाप्राण निराला जी के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा के साथ बड़ी गद्य रचनाएं चतुरी चमार, बिलेसुर, बकरिया आदि प्रस्तुत की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की। निराला जी ने कलकत्ता में रामकिशन मिश्र के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। उसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए और लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ साथ सुधाकर संपादकीय लिखने लगे।
निराला जी की प्रमुख काव्य रचना अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमाता का प्रकाशन वर्ष 1942, नए पत्ते, बेला, अर्चना और आराधना इत्यादि है। परिमल में गीत भी हैं और मुक्तक छंद भी, मधुर भाव्य अनुप्राणित पढ़ने गीत भी है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और गीत सरोज स्मृति है। पंचवटी प्रसंग काव्य रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। पंचवटी नामक की रचना मैथिलीशन गुप्त की भी एक रचना है पंचवटी नाम से। कुकुरमाता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा की। पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? निराला जी की। अनामिका काव्य किसका द्वारा रचित है? तो निराला के। ऑप्शन बी। परिमल किस कवि की रचना है? तो राइट आंसर है निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका के रचनाकार का नाम? निराला। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो राइट आंसर है झरना। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है उड़ीसा। देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में जन्म स्थान और जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता, ये सब आपको जीवन परिचय में याद रखना है कवियों का, क्योंकि यहाँ से देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए। निराला का जन्म पूछा, मैथिली शन गुप्त का पूछा। स्वच्छंदता विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1886 को महिषादल राज्य की मेदिनीपुर बंगाल नामक ग्राम में हुआ। इनका प्रेतगृह उन्नाव जिले के गड़ाकोला गांव में था। इनके पिता का नाम रामसाय त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में इनका निधन हुआ था। साहित्य की क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो राइट आंसर है निराला का। ऑप्शन बी। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ। इनका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। उसमें व्यक्ति प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की और उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता के उद्वर्ष से ली गई हैं? प्रतिफल परिवर्तित वेहु, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रतिहु, क्रुद्ध कपि विषम। तो राइट आंसर है राम की शक्ति पूजा से ये कविता ली गई है। उपयुक्त निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से अवृत इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म, शाश्वत धर्म का संघर्ष का चित्रण किया। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म के। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं निराला की लंबी रचनाएं कविता है। भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कविता लंबी है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जो सी लंबी होगी उसको आपको सही करना, जो छोटी होगी नहीं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमाता ये लंबी रचनाओं के अंतर्गत आती है। निराला के उपन्यास है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्च श्रृंखलता, काले कारनामे, पुराण कथा, महाभारत। निराला के निबंध संग्रह प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। निराला के अनुवाद है आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत काबिल, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज रानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भारत में विवेकानंद, राजयोग।
निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? देखो क्वेश्चन आ गया ना, भिक्षुक, कुकुरमुता, सरोज स्मृति या राम की शक्ति पूजा। तो राइट आंसर होगा भिक्षुक। ये तीनों हमने पढ़ी थी, कुकुरमुता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता परिमल से अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया। रचनात्मकता ही उसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन किया गया, वह बादल राग में गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रहार में बदल गई है। इसी आधार पर निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से है। बादल राग के रचयिता हैं निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी। धिक जीवन जो पाता ही आया। विरोध पंक्ति में किसके सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उपयुक्त पंक्तियां निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं, जिसमें मौजूद हताश की पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का गहरा बोध। यह निराला ने राम ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुगूंज को प्रदर्शित किया है। मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर है निराला। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की कविता का शुभारंभ मुक्त व्रत से होता है। जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 उनकी पहली रचना है और यह मुक्त व्रत में है। मुक्त व्रत में छंदोबद्ध रचना के तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व विशेष हो जाते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद से संबंधित। रबड़ छंद का कैचवा छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया? तो राइट आंसर है निराला की कविताओं को। रबड़ छंद या कैचवा छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को लक्ष्य कर कहा गया। मुक्त छंद की स्वच्छंदा प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए इसे रबड़ छंद, कैचवा छंद, कंगारू छंद इत्यादि के नाम दिए गए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्त छंद में रची तो जैसे प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्त छंद के स्वीकार कर सके। निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा। तुलसीदास, सरोज स्मृति, पंथोत्कथित जीवन का विष बुझा हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है पंथोत्कथित जीवन का विष बुझा हुआ है। आशा का प्रदीप जलता हृदय कुंज में, अंधकार पंथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दंड निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। यह 1961 में लिखी गई कविता है। इस कविता में एक पंक्ति है जो सिद्ध जैसा साधारण मानव ताक रहा है। सिद्ध पुरुष जैसा साधारण मानव ताक रहा है, भी सरों के कठिन सेज रहा है। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता किससे है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो राइट आंसर है कुकुरमुता। कुकुरमुता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 1941 में रचित व्यंग्यपरक कविता है जिसका मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह निराला के काव्य संकलन में नए पत्ते में संकलित है। छायावादों को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो राइट आंसर है डॉक्टर नगेन ने। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेन ने कहा। डॉक्टर नगेन की प्रमुख कृतियां हैं रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, काव्य बिंब, नई समीक्षा आदि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद और वही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट
इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज छायावाद है। उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज रहस्यवाद है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कथन है। प्रति विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र। छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो राइट आंसर है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनकी ग्रंथ रचनाएं रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती चरण आते हैं। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह आते हैं। फेंट्स माटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया? तो राइट आंसर है छायावाद से। फेंट समाटा का संबंध हिंदी के छायावाद काव्य आंदोलन से जोड़ा गया। रहस्यवाद के अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों और साधकों की उसी वाणी के अनुकरण पर होती है जो तुरीयावस्था या समाधि दशा में नाना रूपकों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई मानी जाती है। इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया का फेंट समाटा कहते हैं। उक्त प्रवृत्तियों का अनुकरण करने के कारण छायावाद का संबंध फेंट समाटा से जोड़ा गया। प्रगतिवाद कल करेंगे। आज हमने छायावाद से संबंधित सारे टॉपिक कर लिए हैं। क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने रख दिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।